आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शर्मा जी के जाने के दूसरे तीसरे दिन घर पर एक दुर्घटना हो गई। जानबूझकर दुर्घटना की गई थी। किसने की है ये भी साफ ही जाहिर था, पर वो व्यक्ति नहीं मिला। पिछवाड़े में बाग और गौशाला के बीच में पुआल का ढेर था। सुबह 3 बजे के लगभग किसी ने उसमें आग लगा दी। मीनाक्षी दादी अपने घर के पिछवाड़े में आईं तो लपटे उठती देखीं और चीख पुकार मचाने लगीं। दादी ने तो जब देखा तब तक देर हो चुकी थी। आग गौशाला तक पहुंच गई थी। घर के लोग सो रहे थे। जब तक ये लोग पहुंचे, अड़ोस पड़ोस के लोग बाल्टियों से आग बुझाने लग गए थे, पर आग इतनी आसानी से नहीं बुझ रही थी। गौशाला की छत गिर गई, इसलिए एक आध बछड़ों के अलावा शेष सब गायें दब गईं। घर में धुआं फैल गया। पिछवाड़े के दरवाजे और आंगन के बीच लगी तुलसी के पत्ते भी झुलस गए। यदि गौशाला की छत दबने के बजाय एक किनारी ढहती तो तुलसी चौरा टूट चुका होता। लोग बाग कुएं से पानी निकाल निकाल कर लपटे बुझाने की कोशिश करते रहे। पूरी कोशिश करते रहे कि गायों को निकाल लिया जाए, पर नहीं हो पाया। अंत में बाकी घरों की गौशालाओं को आग से बचाने का अभियान चलने लगा। किसी से समाचार मिलते ही इरेमुड़ी मणि 10-15 आदमी लेकर भागते हुए चले आए। वे भी इस अभियान में शामिल हो गए। सुबह तक आग काबू में आ चुकी थी। फूल का ढेर राख हो चुका था। गौशाला की तीनों गायें झुलसकर खत्म हो गई थीं। रवि को बहुत दुख हुआ। एक तो बाऊ भी इस वक्त घर से बाहर है, पर वो अच्छी तरह समझ गया कि ये जानबूझकर की गई साजिश है। वेणुकाका समेत अधिकांश लोगों की राय थी कि ये कर्मों का फल है। जाने ईश्वर किस बात पर नाराज हो गए हैं। पर इरेमुडी मणि चीखे, आदमी जानबूझकर किसी का अहित करे और लोग भाग्य पर उसका भार डाल देते हैं। हिम्मत हो तो उसे पकड़िए जिसने ये हरकत की है, वरना चूड़ियां पहन डालिए। रवि और इरेमुडी मणि का संदेह सीमा वैयर पर था। सुबह सीमा वैयर भी सब के साथ आकर बैठ गए। पता नहीं क्या अनर्थ हो गया, वरना ब्राह्मण के घर गाय और तुलसी झुलस जाए, ये कैसे संभव है। उनके इस वाक्य में जो शरारत थी, उससे उनकी आगे की कार्यवाही स्पष्ट हो गई। रवि ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। वे खुद आए, स्यापा मचाया और लौट गए। लगा अपने को बचाने के लिए ये हरकत उन्होंने की है। रवि ने जो सोचा था वही हुआ। सीमा वैयर ने पूरे अग्रहारम में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शर्मा जी ने एक नास्तिक को मठ की जमीन किराए पर दी, घर पर अनाचारी लोगों को बिठा रखा है। ईश्वर भला कैसे सहे इसे। बस आग लग गई। कुछ लोग उनके बहकावे में आए भी। कमली कामाक्षी के जाने के बाद रोज सुबह नहा धोकर लांग वाली धोती पहनकर गौ पूजन और तुलसी पूजा करती आ रही थी। आग लग जाने के बाद उसे तो कुछ नहीं सूझा। तुलसी के पत्ते ऊपर झुलस गए थे, पर जड़ें हरी थीं। उसने तो उस दिन भी बाकायदे पूजा की। इस दुर्घटना के तीसरे दिन शर्मा जी और कामाक्षी लौट आए। शर्मा जी क्षणांश के लिए विचलित हुए, फिर जल्दी सहज हो गए। बाऊजी की इस हरकत पर रवि को एक पौराणिक घटना याद आ गई। एक बार राजऋषि जनक अपने अन्य विद्वानों के साथ एक सुरम्य स्थान पर चर्चा में लीन थे। उन्हें तो दीन दुनिया का होश भी नहीं था, बस ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगा रहे थे। तभी कोई भागा आया और बोला, मिथिला में आग लगी है। राजऋषि जनक शांत रहे और बोले, मैंने तो मिथिला में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो बाद में मिल नहीं सके। ये घटना राजर्षि जनक का वीतरागी स्वभाव और ज्ञान के प्रति उनकी अटूट आस्था का ही उदाहरण है। उस दिन बाऊजी
उसी जनक की तरह लगे। बाऊ को दुख हुआ होगा, पर पानी की लकीर की तरह सब कुछ मिट गया। लोगों की बातें भी उन्होंने सुनी, पर कुछ नहीं बोले। भूमिनाथपुरम के अपने किसी परिचित को दूसरी गाय भिजवाने को कहला भेजा, पर अम्मा का व्यवहार ठीक विपरीत था। लोगों की बातें उसने भी सुनी थीं। दादी ने ही उन्हें बताया था कि मठ की जमीन नास्तिक को दी गई है और घर पर अनाचारी लोगों से पूजा पाठ करवाया गया है। ईश्वर की आंखें क्या फूट गई हैं, वो तो देखता है। पर कामाक्षी को पार्वती से पता चल गया कि उसकी अनुपस्थिति में सारा पूजा पाठ कमली ने किया था। इसे किसने कह दिया? उनके यहां तो कुल्ला किए बगैर काफी पी जाती है, न आचार न नियम न अनुष्ठान। इसलिए तो ये सब गत हुई है। इस घर में मेरी सुनता कौन है? यहां तो पीढ़ियों से गौ पूजन तुलसी पूजन चला आ रहा है। घर की संपन्नता तो इसी पूजा का फल है। एक फिरंगिन में पूजा पाठ की कौन सी योग्यता है? आने दो उन्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं, इनसे साफ साफ कह दूंगी। अम्मा, कमली तो तुम्हारी तरह नहा धोकर ये सब किया करती थी। पार्वती ने उसका पक्ष लिया। चुप कर, तेरे प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं, समझी? कामाक्षी ने उसे झिड़क दिया। पार्वती को अम्मा का गुस्सा नहीं जचा। अम्मा कमली पर बेवजह नाराज हो रही हैं। 10-15 दिनों में ही तुलसी में नई कोपलें फूटने लगीं। भूमिनाथपुरम से आई नई गाय और बचे हुए बछड़े एस्वेस्टस की छत के नीचे आराम से जुगाली कर रहे थे। पर इन तमाम बातों के बीच कमली की ही आलोचना हुई। बाहर वालों ने तो इस कांड का जिम्मेदार उसे ठहराया ही। घर पर कामाक्षी ने भी कभी खुलकर कभी प्राकारांतर से यही खरी खोटी सुनाई। शर्मा से खूब झगड़ी, पर वे टस से मस नहीं हुए। कमली की विनम्रता, उसका शील, हिंदू धर्म के प्रति उसकी आस्था और इस धर्म में घुल जाने की उसकी तत्परता शर्मा जी को बहुत अच्छा लगा था। अपनी ही संस्कृति को अंधविश्वास समझकर भूलते जा रहे भारतीयों के सामने विज्ञान और तकनीकी में विकसित देश से आई ये युवती, इसकी विनम्रता, इसका स्वभाव उन्हें बेहतर लगा था। शर्मा जी ने कमली के गोपूजन तुलसी पूजन दुर्गा सप्तशती पाठ को एक मनोरंजन या आलोचना की दृष्टि से नहीं देखा। उसमें निहित उसकी अंतरंग शुद्धि को वे समझ सके। जो आदमी की भीतरी शुद्धि को नहीं समझ पाता, वो कतई सभ्य मानने योग्य नहीं, ये उनकी मान्यता रही। कमली सुबह योगासन करती है, ये वो जानते हैं। एक दिन बनियान और पैंट पहने वो शीर्षासन में लीन थी, तो कामाक्षी ने उसे देख लिया। लपकती हुई नीचे गई और बगीचे में पूजा के लिए फूल चुन रहे शर्मा जी के पास गई और बोली, देखिए, आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? इस उम्र में आधे कपड़े पहने उल्टी खड़ी है। शर्मा जी मुस्कुराए। वो योगासन कर रही है, तुम्हें अच्छा ना लगे तो मत देखो। शंकर मंगलम में दासियों का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में शिवराज नहुबनार नाम के एक नृत्य गुरु थे। कमली भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत सीखना चाहती थी। लिहाजा रवि ने उस मोहल्ले के एक भागवतर और शिवराज नहुबनार को घर आकर प्रशिक्षण देने को राजी करवा लिया था। सप्ताह के 3 दिन संगीत, 3 दिन नृत्य और 1 दिन शर्मा जी से संस्कृत। उसे अगर इतना ही पागलपन है तो वहीं जाकर सीख ले। नृत्य संगीत के नाम पर जाने कैसे कैसे गवैये नचवैये घर चले आते हैं। कामाक्षी तो लड़ बैठी, लिहाजा उनका आना बंद हो गया। कमली वहां जाने लगी। शर्मा जी और रवि एक दिन घाट से लौट रहे थे, तो रवि को पहली बार उस बात का पता लगा। इस गांव के लोग बहुत दूषित प्रकृति के हैं रवि। पता है मुझे मठवालों ने तार देकर क्यों बुलवाया था? तुमने मुझसे नहीं पूछा अब तक, पर मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। तुम्हारे और कमली के यहां रहने और देशिका मणि को वो जगह किराए पर उठाने को लेकर किसी ने एक गुमनाम पत्र लिख दिया था और मुझे मठ के उत्तरदायित्व से मुक्त करने की सिफारिश की थी। उसका आरोप था कि मैं विदेशी युवती को घर पर अंडा मांस मछली बनवा कर खिलाता हूं, नास्तिक को मठ की जमीन देकर आस्तिकों के लिए परेशानी खड़ी करता हूं। सब सीमा वैयर का काम है, पर अच्छा हुआ वहां मठ के मैनेजर ने इन आरोपों पर विश्वास नहीं किया। आचार्य का मेरे प्रति स्नेह और वात्सल्य कम नहीं हुआ। जब मैं वहां गया तो अर्जेंटीना से एक युवती वहां आई थी। ऋग्वेद पर आचार्य जी से चर्चा कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं किया है। श्रीमठ के आदेशों को मैंने हमेशा माना है। यदि आचार्य जी को संदेह हो तो मैं मठ का कार्य छोड़ने को तैयार हूं। मैंने जो भी किया, मुझे इसमें लेश मात्र भी लालच नहीं है। यह श्रीमठ का काम समझकर ही मैंने किया। मेरे बताने पर आचार्य जी को असली बात का पता लगा। बोले,
तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ही मठ का सारा कार्यभार देखोगे। गुमनाम पत्र की वजह से तुम्हें यहां बुलवा लिया और स्पष्टीकरण भी तुमसे मांगा। इसे अन्यथा मत लेना। मुझे तब कहीं जाकर तसल्ली हुई। कामू के साथ जब आचार्य जी से मिलने गया तब ये बातें नहीं हुई। फिर अकेले में बातें हुई। तुम्हारी माँ को ये बातें नहीं मालूम है। पता जल जाए तो बस कमली पर ऐसे ही बरसा करती हैं, फिर तो खदेड़ ही देंगी। रवि को पहली बार अपनी वजह से बाऊ को होने वाली परेशानियों का एहसास हुआ। पता नहीं इन लोगों को बेकार के झगड़ों में क्या मजा आता है। अब तो यूरोप में भी इससे भी अधिक शाकाहारी होने लगे हैं। कमली तो मुझसे मिलने के बाद पूरी तरह शाकाहारी बन चुकी है। अब तो शाकाहारी खानों को हेल्थ फूड कहा जाता है। अब तो सभ्यता का पुनर्जागरण इस रूप में हो रहा है और यहां लोगों को इन फालतू बातों से फुर्सत नहीं। रवि ने कहा, बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हें सूचित भर करना चाहता था। रवि, मैं इन बातों से नहीं घबराता। मेरी सोच बहुत साफ होने लगी है। कमली को पहले से ज्यादा समझ रहा हूं। परसों मुझसे संस्कृत पढ़ रही थी तो वागार्थ विव वाले श्लोक का अर्थ समझते हुए पता है उसने क्या किया? सौंदर्य लहरी का श्लोक याद दिला दिया। जैसे ज्योति स्वरूप सूर्य को दीप की आरती की जाए, जैसे चंद्रकांत मणि से चंद्र को अर्घ दिया जाए, जैसे समुद्र के ही जल से एक समुद्र को स्नान करवाया जाए, उसी तरह तुम्हारे ही शब्दों से तुम्हारी ही अर्चना करता हूं। मैं तो चकित रह गया। मैं गुरु हूं या वो, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने तो वागर्थ की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए शिव और पार्वती की वंदना का श्लोक उसे समझाया था। तब से वो हर श्लोक के साथ इसे जोड़कर देखने लगी है। वे तुलनात्मक अध्ययन तो पश्चिम का एक प्रमुख उपकरण है। उसका चिंतन बहुत गहन है रवि। रवि का मन खुशी से भर गया। उसी सप्ताह के अंत में बाऊ से अनुमति लेकर कमली को 4 दिनों वाले विवाहोत्सव में ले गया। होम, उपासना, काशी यात्रा, झूला, अरुंधति दर्शन, सप्तपदी, कमली एक एक अंश को कैमरे में कैद कर रही थी। रवि एक एक का अर्थ समझा रहा था। विवाह के गीतों को उसने कैसेट में रिकॉर्ड किया। उसे ये पारंपरिक विवाह बहुत अच्छा लगा। कमली ने विवाह में बहुत रुचि ली। 5वें दिन लौटी तो उसने एक विचित्र अनुरोध सामने रखा। तुम विदेशी हो, लोग समझते हैं कि तुम मजे के लिए ये सब करती हो। हमारे यहां विवाहित महिलाएं ही लांग वाली धोती पहनती हैं। रवि ने कहा। कमली ने ऐसे ही वक्त में अपनी इच्छा जाहिर की। ऐसा मत कहिए। मैं आपके धर्म, आपके आचार विचार, नियम अनुष्ठानों को मजे के लिए नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ देखती हूं, अपनाना चाहती हूं। यदि मेरे इस अप्रोच में कहीं गलती हो तो मुझे रोकिए। लोगों के उपहास का पात्र मत बनाइए। आपकी प्रेमिका से मुझे शास्त्र सम्मत पत्नी का दर्जा दीजिए। मैं चाहती हूं कि हमारा विवाह भी 4 दिनों का हो। मैं जानता था कि तुम्हारी इच्छा कुछ इसी तरह की होगी, पर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे कहने के पहले ही मैंने बाऊ से कह दिया है। पर इन भारतीयों की एक कमजोरी है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। हम लोग फूस के ढेर में सोए कुत्तों की तरह ना तो खुद उसका सुख लेते हैं, ना दूसरों को लेने देते हैं। 100 साल पहले जब मैक्स मूलर ने वेद और उपनिषदों को प्रकाशित करना शुरू किया तो बजाय ये सोचने के कि एक विदेशी हमारी परंपरा की रक्षा में सक्रिय है, लोगों ने आपत्तियां की कि एक म्लेच्छ वेदों का प्रकाशन किस अधिकार से कर रहा है। स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही मैक्स मूलर की प्रशंसा की थी। हो सकता है, पर मुझे लगता है यहां भी परिवर्तन हुआ है। रवि ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों बाद वो फिर बाऊ से बात करेगा। बसंती के चले जाने के बाद कमली के लिए ऐसा कोई नहीं था जिससे जी खोलकर बातें करती। कामाक्षी की घृणा और विरोध के बावजूद उन्हें अपना गुरु ही मानती रही। कई बातें सीख ली। घर के बीच बीच में छिटपुट घटनाएं भी घटीं, पर रवि और शर्मा जी इस बात के लिए सतर्क रहते थे कि कमली का मन न दुखे। इस बीच कामाक्षी के मायके से उसकी बूढ़ी मौसी मंदिर के किसी उत्सव में भाग लेने आई थी। उनका उद्देश्य वहां 10 एक दिन ठहरने का था। बेहद कर्मकांडी महिला थीं, अपना काम स्वयं करतीं। कमली को देखकर तो उन्होंने घर में एक छोटे युद्ध की ही योजना बना डाली। ये क्या कर डाला कामू? हमारे कुलगोत्र में कहीं ऐसा भी हुआ है? मैं यहां कैसे रहूंगी री? मैं क्या करूं मौसी, मुझे भी नहीं पसंद है। तुम इस ब्राह्मण महाराज से पूछ लो।
देखें कुछ बात पल्ले पड़ती है या नहीं। कामाक्षी के अनुसार घर में शर्मा, रवि, पार्वती, कुमार, कमली की तरफ हैं। अब तक अपना विरोध इसलिए वो प्रकट नहीं कर पाती थी, पर मौसी के आगमन से उस नफरत को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। बुढ़िया ने एक एक कर सबको भड़काना चाहा, पर किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंत में शर्मा से ही पूछ लिया, तुम शास्त्र जानते हो, ऐसा अनाचार किस लिए कर रहे हो? इस उम्र में ये सब भी झेलना लिखा है। उससे कोई अनाचार नहीं होगा, वो हमसे भी अधिक इन बातों को मानती है। शर्मा जी बोले, ये कैसे हो सकता है? बुढ़िया बुदबुदाई, ना बने तो कहीं और ठहर लें। शर्मा जी कहना तो यही चाहते थे, पर चाहते थे कि बुढ़िया ही पहल करे। सोचती हूं शंकर सुब्बन के घर ठहर लूं। आप ऐसा चाहती हैं तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। शर्मा जी ने बातचीत बंद की, पर कामाक्षी को गुस्सा आ गया। 20 साल से यहां ब्रह्मोत्सव में मौसी आती रही हैं, आपने उन्हें क्षण भर में नीचा दिखा दिया। क्यों हमारे मायके वाले आपको काटते हैं? बाहर वालों के लिए हमारे घर वालों को भगाएंगे? मैं किसी को नहीं भगा रहा, वे खुद वहां रहना चाहती हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उनके पैर पकड़कर उन्हें मनाऊं? वो गांव जाकर मुझ पर थूकेंगी। ऐसे ही थुक्का फजीहत क्या कम हो रही है? शर्मा जी चुप रहे। शर्मा जी का दृढ़ विचार था कि एक सीमा तक मौन धारण करना घर के कलह को कम करने में सहायक होता है। कमली को इस बात का पता न चले कि उसकी वजह से घर में कलह मच रहा है। इस स्थिति के प्रति वे सतर्क थे। एक दिन रवि से ही लड़ बैठी कामाक्षी, सारे फसाद की जड़ तू ही है। मैंने क्या किया है अम्मा? अगर मौसी खुद ही गई हैं तो कौन क्या कर सकता है? कमली तो तुम्हें भगवान की तरह पूछती है, तुम उसे गालियां निकालती हो। हाँ रे, एक यही तो रह गई है मुझे पूजने वाली। मैं तो यहां रात दिन घुट रही हूं, अब जाओ तुम। तो कहाँ जाऊं? पेरिस। कामाक्षी चली गई चुपचाप। कमली की पढ़ाई निर्बाध चलती रही। ध्वनि वक्रोक्ति, ध्वन्यालोक के बारे में कमली शर्मा जी से पूछा करती। शर्मा जी उसकी रुचि और कुशाग्र बुद्धि पर मुग्ध होते। अब तो मैं भी भूलता जा रहा हूं। अच्छा हुआ तुझे पढ़ाने के बहाने मुझे भी सब याद आ रहा है। महान विद्वानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि संस्कृत की ये दुर्दशा होगी। कई यूरोपीय भाषाओं की जननी लैटिन का जो हाल हुआ है, वही भारत में संस्कृत का भी हुआ है। पुरातन लैटिन भाषा आज धार्मिक संस्थाओं चर्चों तक ही सीमित रह गई है। इसी तरह संस्कृत भी, पर शोध विद्वानों का कहना है कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन में संस्कृति ही पुरातन भाषा है। लैटिन और संस्कृत की ये तुलना शर्मा जी को अच्छी लगी। कमली ने सविस्तार बताया कि किस तरह तीनों ही भाषाओं में अंक उच्चारण समान है। शर्मा जी को आश्चर्य हुआ। अंग्रेजी के वन को तमिल के औंस से जोड़ दिया। रवि ने साल भर के लिए अमेरिकन सेंटर और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की सदस्यता ले ली थी। वे लोग कभी 5 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए मद्रास चले जाते। ऐसे में शर्मा जी को घर काटने को दौड़ता। कमली और रवि जिन दिनों शंकर मंगलम में थे, एक बार इरेमुडी मणि ने कमली को अपने संगठन में आमंत्रित किया। एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। एक फ्रेंच युवती को तमिल में बोलते हुए सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इरेमुडी मणि ने कमली का परिचय देते हुए ये भी बताया कि वो शीघ्र ही शर्मा जी की बहू बनने वाली है। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए अपने संगठन की ओर से बधाई भी दी। द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में कमली ने एक भाषण दिया। 15 मिनट तक उसने तमिल में ही भाषण दिया। भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। कमली को हार पहनाने के उद्देश्य से महिलाओं की भीड़ में किसी को आमंत्रित करना चाहा, पर महिलाओं में से कोई मंच तक आने को तैयार नहीं हुई। अंत में क्षण भर सोचकर इरेमुडी मणि ने हार रवि को पकड़ाकर कहा, अब तो बेटा तुम ही पहना दो। रवि ने भी हंसते हुए कमली को माला पहना दी। सीमा वैयर के प्रचार में अब घी पड़ गया था। इस घटना का उन्होंने खूब दुरुपयोग किया। इरेमुडी मणि और शर्मा दोनों के ऊपर एक साथ गुस्सा निकालने का अच्छा अवसर था ये। शंकर मंगलम में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी अफवाह फैला दी। 2 दिन बाद शाम के वक्त रवि को पिछवाड़े में बुलाकर कामाक्षी ने जवाब तलब किया। क्यों रे, ये मैं क्या सुन रही हूं? इरेमुडी मणि के यहां गोष्ठी में इतने लोगों के सामने तुमने शर्म हया छोड़कर उसे माला पहनाई थी? रवि को हंसी आ गई, पर हंसता तो अम्मा का गुस्सा और भड़क जाता। यही सोचकर बोला, औरतों में कोई और तैयार ही नहीं हो रही थी तो मुझे ही पहनाना पड़ा। साढ़ सी उम्र हो गई है,
कोई किसी भी लड़की को दिखाकर कह दे तो क्या माला पहना दोगे? इसमें गलत क्या है अम्मा? तुमसे बातें करना तो फिजूल है। रवि वहां से खिसक गया। इस घटना के 2-3 दिन बाद दोपहर 12 बजे डाक से 2 रजिस्ट्रियां मिली, एक शर्मा के नाम, दूसरी कमली के नाम। शर्मा जी को आश्चर्य हुआ, कमली को यहां कौन पत्र लिख सकता है? अपने नाम आए पत्र को पढ़कर शर्मा जी न घबराए न चौंके। इसकी अपेक्षा उन्होंने की थी, पर कमली को अपना पत्र पढ़कर बेहद आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा उसने क्या कर दिया है कि आरोप पत्र रजिस्ट्री से उसे मिले। पढ़ने के बाद रवि की ओर बढ़ा दिया। रवि ने उसे पढ़ा। बाऊ का पत्र तो वो पढ़ ही चुका था। दोनों पत्रों का उद्देश्य एक था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु से प्रार्थना समाप्त करने वाले अपने पड़ोसी को भी सुखी नहीं देख पाते। आस्तिक जनों की ओर से ये नोटिस भेजा गया था। वकील के नोटिस में साफ वे ही आरोप लगाए गए थे जो आस्तिक बुजुर्गों ने लगाए थे। नास्तिक को मठ की जमीन किराए पर उठाना तथा अनाचारी गैर धर्मावलंबियों को घर पर ठहराना। कमली ने मंदिर में प्रवेश किया था, जो आगम को अपवित्र करने वाली तथा आस्तिक जनों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली सायाश कोशिश थी। इसलिए कमली पर कानूनन कार्यवाही करने की धमकी थी। रवि ने कमली का पत्र बाऊ को पढ़ा दिया। पढ़ने के बाद दोनों ही पत्र शर्मा जी ने अपने पास रख लिए। तुम फिक्र मत करो बिटिया, मैं देख लूंगा। कमली के पत्र में मंदिर को शुद्ध करने का मुआवजा दंड स्वरूप उसे ही उठाने का आदेश दिया गया था। शर्मा जी समझ गए कि सीमावैयर ने अपना आखिरी पांसा फेंक दिया है। शर्मा जी को विश्वस्त सूत्रों से पता चल गया था, आगजनी वाली घटना में भी सीमावैयर का ही हाथ था। मैं किसी वकील से मिला हूं? रवि ने पूछा। नहीं, मैं फिर तुम्हें कहूंगा। वेणुकाका इसमें काफी जानकारी रखते हैं, उनसे पहले मिल लें। ठीक है बाबू। शर्मा जी वेणुकाका के घर चल दिए। उनके आगे बैलगाड़ी से सीमावैयर जा रहे थे। उन्हें देखते ही सीमावैयर ने इस तरह हालचाल पूछा जैसे इस बीच कुछ घटा ही नहीं। शर्मा ने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर दिया, आप बाहर थे तब सुना आग लग गई थी, समय ही खराब चल रहा है। शर्मा जी को उनका इस तरह गाड़ी में चलते हुए सवाल करना और अपना उत्तर देते हुए चलना अच्छा नहीं लगा। वे फिर मिलने की बात कहकर गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। एक बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी किस तरह अपने को सीधा और नेक प्रदर्शित करना चाहता है। कई बार ये भी होता है कि बदमाश व्यक्ति अपने स्वांग में इतना दक्ष होता है कि जो सचमुच नेक हैं वे भी झूठे पड़ने लगते हैं। पता नहीं इस कमली का कैसा पूर्व जन्म का रिश्ता है हिंदू धर्म से। मंदिर जाती है तो श्रद्धापूर्वक, जब किसी संस्कृति में जन्मे पले सीमावैयर को ताश के पत्ते से फुर्सत नहीं मिलती। मंदिर गए जाने कितने साल हो गए होंगे, पर जो श्रद्धापूर्वक मंदिर जाते हैं उन्हें नोटिस जरूर भिजवा देते हैं। इसी विरोधाभास पर ही शर्मा का मन क्षुब्ध होता है। शर्मा जी जब पहुंचे, वेणुकाका कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं जा रहे हैं क्या? तो मैं फिर आता हूं। ना, कोई जल्दी नहीं है, डाकखाने तक जा रहा था, बाद में चला जाऊंगा। हाथ में क्या है, कोई पत्र है क्या? शर्मा जी ने वो पत्र बढ़ा दिए। पढ़ लीजिए, मैं इसी के बारे में सलाह लेने आया था। एक तो कमली के नाम है शायद। हाँ, एक मेरे नाम है, एक उसके नाम। वेणुकाका ने पत्र पढ़े तो बात यहां तक पहुंच गई। किसकी शरारत है ये सब? फूस ढेर में आग लगाने पर भी छाती ठंडी नहीं हुई। अब ये तो आप जानते ही हैं, सीमावैयर गुस्से में न जाने क्या क्या किए जा रहे हैं। गुस्सा तो मुझ पर है ना, उस लड़की से कैसा विरोध? तो अब क्या करने का इरादा है? बस वही तो सलाह लेने आया हूं। अच्छा किया जो आ गए। इसका कोई जवाब मत देना, इसे उठाकर कोने में फेंको। पर यह तो वकील का नोटिस है, इसका जवाब तो देना होगा ना। पहले उन्हें कार्यवाही तो करने दो, फिर देखेंगे। मैं इसका जवाब लिख देता हूं कि मैंने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है, और कमली भी लिख देगी कि वो पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाती है। ये ठीक नहीं रहेगा क्या? ये तो टंटा मोल लेने के लिए भेजे गए नोटिस हैं, इनको इतना सम्मान क्यों दिए जा रहे हो? तुम लोग जवाब दो या न दो, कार्यवाही तो होनी ही है। तुम्हारे पत्र लिख देने भर से कुछ बदलना तो है नहीं। पहले देखते हैं वे क्या कर रहे हैं, फिर करेंगे कुछ। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है। देखो यार, तुम साहस मत छोड़ो। इतने विद्वान हो, बस इन गीदड़ भभकियों में आ गए। यही तो कमी है तुम में। पहले तो आप रवि को यहां बुलवाने में हिचक रहे थे, तब मैंने ही आपको हिम्मत दिलाई थी ना।
अब भी मैं ही कह रहा हूं। यहां तो अब ये हाल हो गया है कि जो डरपोक है पर नेक है उसे डराओ, पर जो निडर बदमाश है उससे डरो। आप मेरे भीतर के सात्विक गुण को भय क्यों मान लेते हैं? मैं डरपोक नहीं हूं। डरपोक होता तो इन दोनों को घर पर न ठहराता। मेरी बीबी ही मेरा विरोध कर रही है। डरपोक होता तो नास्तिक को जमीन किराए पर नहीं देता। ये सही है, अपने साहस का ढिंढोरा पीटता नहीं फिरता। वेणुकाका ने सिर उठाकर देखा। शाबाश, अब हुई ना बात। साहस के बिना ज्ञान का भला क्या मूल्य? वेद का गलत पाठ करने वाले की तुलना में सही दाढ़ी बनाने वाला नाई ही श्रेष्ठ है। भारती ने यही तो कहा है। शर्मा जी की बात सुनकर वेणुकाका को लगा वे सचमुच उन्हें गलत समझ बैठे हैं। उनकी वेशभूषा या आचार व्यवहार भले ही पुरातन हो, पर वे मन से प्रगतिशील हैं। अब इसका जवाब मत देना। शाम को रवि से कहना कमली को मंदिर ले जाए। सबकी बातें उन्होंने शर्मा जी के कान में कहीं। इससे क्या लाभ होगा? क्यों नहीं होगा, बस रसीद ले लेना। इसे कल परसों पर मत टालना, आज ही निपटा लेना। ठीक है तो चलूं? शर्मा जी उठ गए। वेणुकाका ने शर्मा जी को उत्साह के साथ विदा कर दिया। शाम शर्मा जी ने रवि को बुलाकर कहा, रवि आज कमली को मंदिर लेवा जाना। वहां अर्धमंडप के पास चंदे वाला बैठा होगा। 500 रुपये कमली के हाथ से दिलवा देना और रसीद ले आना। तो हुंडी में डलवा देंगे बाऊ, रसीद की क्या जरूरत? नहीं, रसीद चाहिए, कमली के नाम की। ले आना। रवि कमली को लेकर मंदिर गया। हिंदू स्त्री की तरह कमली हाथों में पूजा की सामग्री लेकर उसके साथ मंदिर हो आई। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।